आज जो हमारा टॉपिक है और जो सब्जेक्ट है वो है CSS। हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं इसका। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है। CSS इज ए रूल बेस्ड लैंग्वेज। CSS specify the styling of contents of HTML. CSS specify how content should display ऑन वेब पेजेस। ठीक है। बेसिकली HTML और CSS में यही फर्क है कि HTML एक प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है जिसका काम है टू प्रेजेंट कंटेंट ऑन वेब पेज, व्हाइल CSS इज द फॉर्मेटिंग लैंग्वेज या CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसका काम है कि कंटेंट कैसे डिस्प्ले हो। यानी HTML क्या करता है, जो भी कंटेंट है यानी वीडियो, इमेजेस वगैरह सारे ऐसे ही यानी अपने ऑर्डर में रखता जाता है, और हम CSS के जरिए ये स्पेसिफाई करते हैं उनको कैसे लेआउट दें, कैसे उनको फॉर्मेट करें और कैसे कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज रखी जाए, कैसे वो चीजें डिस्प्ले हों। तो ये सारी चीजें कैसे वो डिस्प्ले हों, ये सारी चीजें जो है हम इसके थ्रू CSS के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। तो मैंने पॉइंट लिखा है कि CSS बेसिकली इज अ रूल बेस्ड लैंग्वेज। रूल बेस्ड लैंग्वेज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें बेसिकली हम रूल बनाते हैं। ठीक है। और अब CSS रूल क्या है, देखें CSS का सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं कि CSS का तरीकेकार क्या है, मींस हाउ वी कैन यूज द CSS। सो CSS सिंटैक्स क्या है, मतलब CSS सिंटैक्स में आपका CSS के रूल होते हैं और हर रूल में CSS के रूल के अंदर आपके सेलेक्टर्स होते हैं और डिक्लेरेशंस में प्रॉपर्टी और इनके वैल्यू होते हैं। तो ये बेसिकली एक CSS रूल है। अज्यूम करते हैं कि हम एक रूल बनाते हैं H1 को फॉर्मेट करने के लिए। हम लिखेंगे H1, सपोज हम एक डिक्लेरेशन देते हैं कलर सपोज रेड। इस डिक्लेरेशन में कलर प्रॉपर्टी है, रेड उसका वैल्यू है। सेमीकोलन देते हैं और हम देते हैं बैकग्राउंड येलो। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है और येलो इसका वैल्यू है। तो ये दो डिक्लेरेशन हमने इसमें दी हैं इस रूल में। तो ये H1 से लेकर ये तमाम जो पूरी लाइन जो मैंने लिखी है ये एक CSS का रूल है। ठीक है। हमें बेसिकली जब जिस भी वेबसाइट के पार्ट को फॉर्मेट करना है, स्टाइलिंग देना है, उसके लिए हमें जो है रूल लिखने पड़ते हैं। मीन्स वी राइट द रूल्स फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेबसाइट। सपोज आपको ये कहा जाता है कि FA मतलब जो है आपके सपोज अगर मल्टीमीडिया की वेबसाइट है तो आपको ये कहा जाएगा कि जो MP3 सॉन्ग्स हैं उनकी ये फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। अब सपोज MP3 हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में है, तो आप एक एक को तो फॉर्मेट नहीं करोगे ना। तो आप मतलब एक पार्ट है, MP3 इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट, MP3 सॉन्ग्स। तो आपको ये पता लगाना होगा कि इस MP3 को हम कैसे सिलेक्ट करके उनको स्टाइल अप्लाई करें। ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम भी बना लेता हूं बोर्ड पे। बेसिकली CSS के अंदर हमें रूल बनाने होते हैं और मींस एवरीथिंग इन CSS इज रूल, और ईच रूल कंसिस्ट ऑफ selector and other declarations. Further, declarations consist of property and their values.
property and values. Example, हमने लिस्ट में लिखा h1 कर्ली ब्रेस, सपोज बैकग्राउंड, कोई भी कलर का नाम, सपोज ब्राउन, सेमीकोलन, कलर, मिसाल के तौर पे कलर हमने दे दिया येलो, कर्ली ब्रेस हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये एक रूल हमने बनाया है। इस रूल के अंदर ये जो H1 है ये सिलेक्टर है। सिलेक्टर इज द पार्ट वेयर वी अप्लाई स्टाइलिंग। ठीक है, यानी सिलेक्टर वो चीज है जो इस यानी उस पार्ट को जाहिर करता है जिस पार्ट पे हम स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं। ये पार्ट कोई भी हो सकता है, ये मैंने कहा कि MP3 सॉन्ग्स, लिंक्स, नेविगेशंस, अनऑर्डर लिस्ट। तो CSS में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये आने चाहिए कि सिलेक्टर, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कैसे हम पार्ट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वेबसाइट के तो कई पार्ट होंगे। अब किस पार्ट को कौन सी सिलेक्शन स्टाइल देना है, किस पार्ट को कौन सा स्टाइल देना है, किस पार्ट को कौन सा स्टाइल देना है, वो आपको ये सिलेक्टर बताता है। ठीक है, CSS के अंदर 12 टाइप से आपके सिलेक्टर्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 12। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स इन CSS, और वो हम ये पढ़ेंगे, हम ये आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इन सिलेक्टर्स के बारे में। सो कहने का मकसद कि सिलेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज सिलेक्टर सिलेक्ट्स द पार्ट ऑफ वेबसाइट फॉर स्टाइलिंग। ठीक है, स्टाइलिंग के लिए उस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, यानी आप अगर किसी पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग के लिए तो वो सिलेक्टर के जरिए होता है। डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी फॉर्मेटिंग असल में जो होती है वो प्रॉपर्टी और उसके वैल्यू पे आती है। ये तो पार्ट सिलेक्ट हो रहा है, मिसाल के तौर पे सिलेक्शन आप किसकी बना रहे हो? टेक्स्ट की। टेक्स्ट सिलेक्टर आप कोई लिखेंगे, या इमेज की सिलेक्शन बना रहे हो, नेविगेशन, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, टेबल, वीडियो। ठीक है, कोई भी पार्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस पार्ट को कैसे सिलेक्ट करूं। तो इसलिए सिलेक्टर इंपॉर्टेंट है। फिर आपने ठीक है सिलेक्ट कर लिया, आपको फिर पता होना चाहिए कि अगर मैं टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहा हूं तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, टेक्स्ट की डेकोरेशन है, टेक्स्ट का वेट है, टेक्स्ट का मतलब काफी प्रॉपर्टीज हैं। लिंक्स हैं, लिंक्स की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, टेबल्स हैं उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, हर चीज की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। इसका मतलब है कि सिलेक्टर्स के साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आएंगी उतनी ज्यादा आपको फॉर्मेटिंग आएगी। हर काम के लिए आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी। टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज हैं, बैकग्राउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं, मार्जिन्स और पैडिंग्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांजिशंस की प्रॉपर्टीज हैं, एनिमेशंस की प्रॉपर्टीज हैं, हर चीज की प्रॉपर्टीज हैं। सो हम दोनों चीजें कवर करेंगे कि प्रॉपर्टीज और सिलेक्टर्स। तो मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल कराता हूं। ठीक है, ये मैंने जो लाइन लिखी है इसमें मैंने जो रूल लिखा है वो एक्सटर्नल और एम्बेडेड का है। इसका मतलब है CSS के जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS बेसिकली। वन इज इंटरनल, वन इज इनलाइन। ठीक है, नंबर 1 इनलाइन, दूसरा होता है एम्बेडेड, इसको इंटरनल भी कहा जाता है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है,
इनलाइन जो स्टाइल शीट्स हैं वो कैसे अप्लाई होंगी, इनलाइन जो है आपके स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए अप्लाई होंगी, ठीक है ना। इनलाइन स्टाइल जो अप्लाई होंगे वो अप्लाई होंगे स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए, और एम्बेडेड के लिए हम स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं, और एक्सटर्नल के लिए हम कोई भी टैग इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक्सटर्नल फाइल बनाकर उनको लिंक किया जाता है। कहां पे कौन सा यूज होगा, देखिए इनलाइन बहुत कम इस्तेमाल होता है, बल्कि ना के बराबर इस्तेमाल होता है, ना भी करें तो ज्यादा बेहतर है। इनलाइन सबसे जो प्रोफेशनल तरीका है वो है एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि अगर आप इनलाइन या एम्बेडेड करते हैं, अगर इनलाइन करते हैं तो हर टैग के अंदर आपको अलग अलग स्टाइल चेंज करने होंगे। मतलब मिसाल के तौर पे मैं इसका पहले एग्जांपल्स कराता हूं तीनों के, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैं ड्रीमवीवर ओपन करता हूं। ठीक है, इसका मैं नाम देता हूं इनलाइन स्टाइल। स्टाइल्स आपका फोल्डर अच्छा इंस्ट्रक्टर में बना हुआ होगा, इंस्ट्रक्टर में बना होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। मैं इसमें बना लेता हूँ दोबारा, बाद में शिफ्ट कर लूँगा। ऊपर, ठीक है। इसमें देखिए कोई भी नई चीज नहीं है, मैं इनलाइन स्टाइल बनाऊंगा। इनलाइन स्टाइल आर स्टाइल्स बाय स्टाइल एट्रीब्यूट। इनलाइन स्टाइल जो है स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए दिए जाते हैं। कैसे? जैसे मैं h1 में स्टाइल दे रहा हूं, h1 स्टाइल इज इक्वल, सपोज इसका कलर में इसका जो है वो करना चाहता हूं व्हाइट, और बैकग्राउंड इसका करना चाहता हूं मैं ब्लैक। दिस इज हेडिंग 1 h1। सपोज एक दूसरा h2 बनाते हैं और इसका भी स्टाइल दे देते हैं कलर, मिसाल के तौर पे इसका कलर ब्राउन कर देते हैं, और जो कलर ब्राउन कर देते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है वो येलो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा प्रोजेक्टर पे नज़र नहीं आएगा तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। दिस इज हेडिंग 2, और इसको मैंने क्लोज किया। अब मैं इसको पहले, इसका ज़ाहिर सी बात है हम अगर रिजल्ट देखेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है, हेडिंग 2। अब अगर मेरे पास अपने वेबसाइट के अंदर वेरियस हेडिंग 1s हैं और काफ़ी हेडिंग 2s हैं, तो ठीक है, अब हर एक में और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं, विड्थ हाइट के, बॉर्डर्स के, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस के, मतलब काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमने इस दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की है तीनों में, कलर और बैकग्राउंड में। तो ये इनलाइन स्टाइल हैं। इनलाइन स्टाइल्स आर क्रिएटेड विथ स्टाइल एट्रीब्यूट,
दे आर रिटन इन इंडिविजुअल लाइन्स, हर लाइन में अलग अलग लिखे जाते हैं और स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है इनके लिए। और जाहिर सी बात है, अगर किसी मिसाल के तौर पे आप हेडिंग 1 में स्टाइल ना लिखें तो क्या होगा, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये स्टाइल वो स्टाइल है जो जिस लाइन में लिखा जाएगा उसी लाइन पे अप्लाई होगा, बाकी किसी और लाइन पे ये अप्लाई नहीं होगा। ये है, देखो हेडिंग 1, अगर हम हर हेडिंग 1 को, मिसाल के तौर पे हमारे पास 50 हेडिंग स्टाइल्स हैं, हेडिंग 1 है, मींस देयर आर 50 टाइम्स हेडिंग 1 इन अवर वेब पेज या वेबसाइट, और यहाँ बहुत सारे पेजेस पे भी हो सकता है हेडिंग 1। हर वेबसाइट के पेज पे अलग अलग तादाद है, किसी पे 20 है, किसी पे 40 है, किसी पे 3 में है, तो आपको हर एक में आपको स्टाइल लिखना होगा, ठीक है। और उसके जरिए अब अगर आपके पास 50 पेज आपने बना दिए वेबसाइट के, उनमें आपने स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया हुआ हो और आपको ये कहा जाए तो मुझे हेडिंग 1 का ब्लैक कलर नहीं चाहिए, मुझे इसका कलर ब्राउन चाहिए, या मुझे ये फला कलर चाहिए, तो आपको कितनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप हर एक हेडिंग 1 में जाओगे उसका कलर चेंज होगा। मीन्स अगर आपके पास एक 400 हेडिंग्स 1 है आई हैं आपके वेबसाइट के अंदर, तो हर वेब पेज पे आप जाएंगे, हर हेडिंग 1 को आप जाके चेंज करेंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका। तो इसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, इंटरनल। इसका दूसरा अल्टरनेटिव इंटरनल है, जो क्या करता है, हर वेब पेज पे उसी वेब पेज पे तमाम जो एलिमेंट्स हैं उन पे वो अप्लाई होगा। मीन्स जो भी स्टाइल आप लिखोगे वो इंडिविजुअल आपको नहीं लिखना होगा। मीन्स स्टाइल जो इनलाइन स्टाइल है वो इंडिविजुअल लिखना होता है, ठीक है, टेक्स्ट के लिए इंडिविजुअल होता है, अलग अलग होता है, जबकि इंटरनल क्या होता है, सबके लिए कलेक्टिव होता है। तो इससे हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। अगर यानी H1 है अलग अलग पेजेस पे, तो हर पेज पे आगे हमें H1 को चेंज करना होगा एक ही लाइन में। तो आप देखें, इसको मैं सेव एज करता हूं, टू इंटर, नाम हम देते हैं इसका एम्बेडेड स्टाइल्स। मैं ये जो इंटरनल स्टाइल्स हैं वो खत्म कर देता हूं पहले, ये खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2 और दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2। ठीक है, हम ये भी खत्म कर देते हैं, ये खत्म कर दिया हमने। या हम इसी को कॉपी ऊपर वालों को कर लेते हैं, हम लिखें हम कितने भी हेडिंग्स लिखें, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, जितने भी मर्तबा आप प्रेस करना चाहें। अब देखिए कोई स्टाइल नहीं है, किसी भी हेडिंग का कोई स्टाइल नहीं है, किसी भी टैग का कोई स्टाइल नहीं है। अब अगर मैं इनका स्टाइल लिखूंगा तो मुझे बार बार हर टैग में जाके स्टाइल नहीं लिखना होगा, मैं एक के लिए एक लाइन लिखूंगा और दूसरे के लिए दूसरी लाइन लिखूंगा। हेड में आएंगे और स्टाइल टैग लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम आएंगे H1, जो भी आप कलर देना चाहें वो आप कलर दे दें। जैसे कलर हम जिसका देना चाहते हैं H1 का वाइट कलर देना चाहते हैं, और बैकग्राउंड जो है हम इसका ब्लैक करते हैं। इस तरीके से जो H2 का कलर है वो हम सपोज जो है हम इसका येलो करते हैं और बैकग्राउंड इसका ब्राउन करते हैं। अब होगा क्या, आपके
जितने भी आप भले हजारों हेडिंग्स हो, इसी पेज में जितने भी हेडिंग 1 होंगे उनकी फॉर्मेटिंग आपकी वही होगी जो आपने स्टाइल टैग में लिखा है। ठीक है, तो मीन्स वी कैन से दैट इंटरनल स्टाइल्स आर कलेक्टिव स्टाइल्स फॉर द एलिमेंट्स। कलेक्टिव स्टाइल फॉर द एलिमेंट मीन्स आप अगर एक ही ग्रुप है उसका एक फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं तो आपको, अब अगर आपको कहा जाए कि हेडिंग 1 का कलर हमें ब्लैक नहीं चाहिए, इसका कलर थोड़ा चेंज चाहिए, सपोज आपको ये कहा जा रहा है कि इसका कलर जो है आप इसका अक्वा कर दें या इसका ब्लू वगैरह कर दें, तो आपको क्या करना होगा, ना कि इंडिविजुअल लाइंस में जाना होगा, लेकिन आपको सिंपली यहाँ पे आके इस कलर को चेंज करना होगा। आपको जो भी कहा जा रहा है, सपोज हम बीच कलर दे देते हैं, या यहाँ पे हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। बैकग्राउंड जो है सपोज हम इसका जो है वो ऑरेंज कलर दे देते हैं। देंगे, ठीक है, तो सबका ऑटोमेटिक हो गया, हालांकि हमने एक लाइन पे एक ही लफ्ज चेंज किया बस, तो ये इसका फायदा ये है। लेकिन अगर आपके पास 50 पेजेस हैं और हर पेज पे सपोज 20-20 या 40-40 या 100-100 मरतबा आपने हेडिंग 1 लिखा है या कोई भी एलिमेंट लिखा है सपोज, अब आपने हर पेज पे आपके मल्टीपल मरतबा है, अगर एक स्टाइल आपके पास, अब सपोज आपने कलर दिया, मतलब बॉडी का कलर है या कोई भी ऐसा कलर है, बॉडी का कलर दे दिया, अज्यूम करते हैं बॉडी का कलर है, इसमें दे देते हैं, बॉडी, सपोज इसका बैकग्राउंड जो है ग्रे करते हैं, ग्रे। ये आपके 50 पेजेस हैं और हर पेजेस पे आपने कलर दिया हुआ है ग्रे थ्रू द इंटरनल स्टाइल शीट। अगर आपको ये कहा जाए कि आप कलर हमें ग्रे नहीं चाहिए, कलर हमें फला चाहिए, अब वो फला कलर देने के लिए आपको हर पेज पे आके ग्रे को चेंज करना होगा। मतलब आपको ये कहा गया कि आप बॉडी का जो बैकग्राउंड दें वो सपोज पिंक दे दें, आपने क्या करना होगा, हर पेज पे आके आपको पिंक लिखना होगा, तो इससे आपकी मेहनत हो जाएगी। ठीक है, यानी आपके जितने पेज होंगे उतने पेजेस में आप आके यहाँ पे आप इनकी कलरिंग चेंज करेंगे, पिंक करेंगे। मतलब 50 मरतबा पेजेस हैं और एक दो स्टाइल तो होता नहीं है, बहुत सारे स्टाइल होते हैं। ठीक है, पिंक कलर हो गया, हम ग्रे कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे वेबसाइट्स के मतलब जो स्टाइल्स होते हैं वो 400-400 600 लाइंस भी हो जाती हैं, क्योंकि जितना आप स्टाइल ज्यादा लिखोगे उतनी वेबसाइट में ज्यादा खूबसूरती आती है। हम अपनी मर्जी से एनिमेशंस के भी स्टाइल देते हैं, ट्रांजिशंस के भी देते हैं, बॉर्डर्स के देते हैं, इमेजेस के देते हैं, कंटेनर्स के देते हैं, वीडियोस के देते हैं, गैलरीज के देते हैं, नेविगेशंस के देते हैं, हर चीज के स्टाइल देने पड़ते हैं। रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें वो रेस्पॉन्सिव जो मीडिया क्यूरीज के स्टाइल होते हैं, हर चीज के स्टाइल होते हैं। तो अगर आपने इंडिविजुअल पेजेस पे सपोज चलो 20 लाइंस भी आपने लिखी, आपने 400 लाइंस नहीं लिखी, 20 लाइंस भी लिखी इंडिविजुअल लाइंस पे, सॉरी इंडिविजुअल पेजेस पे, तो आपको वो 20 लाइंस आके चेंज करनी पड़े अगर, तो आपको हर एक पेज में आके वो 20 लाइंस आप चेंज करेंगे, जिससे बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, टाइम लग जाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, एक्सटर्नल, एक ही फाइल में चेंजेस करो, हर पेज पे ऑटोमेटिक चेंजेस अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम उसका चेक करेंगे, उनके स्टाइल बना रहे, जैसे हमने बनाया था, मैं एक मरतबा बना चुका हूं लेआउट, लेकिन दोबारा भी हम जो है वो इसका बनाते हैं। सिंपल मैं आपको जो है एक लेआउट बनाता हूं, ठीक है, मैं index.html के नाम से फाइल न्यू HTML5 क्रिएट, मैं नाम देता हूं इसको होम पेज, और फाइल का नाम index.html होम पेज।
होम पेज, ओके, हेडर, सेंटर, सेंटर और हेडर कर देते हैं इसमें। मतलब हम कंटेंट नहीं लिखते, हम सिर्फ टेक्स्ट दे देते हैं इसे। सपोज फुटर, तमाम पार्ट जो हैं उनके हम ये बना देते हैं। सपोज हेडर के बाद हम नेव बना रहे हैं, ये लाजमी नहीं है कि लेआउट जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही लेआउट होगा, लेकिन उमूमन पार्ट हेडर, नेविगेशन, स्लाइडर, साइड बार, ये चीजें होती हैं वेबसाइट्स के अंदर। तो सपोज अब मेन एरिया, मेन साइड बार के लिए देते हैं साइट। साइड बार आता है नहीं वेबसाइट। हाँ, मैंने काफी वेबसाइट्स में दिखा, वो खत्म कर दिया साइड बार, जब से स्लाइडर और शो कर दिया। नहीं लाजमी साइड, कभी कभी आपके स्लाइडर्स आपके साइड बार में डिस्प्ले हो रहे होते हैं। साइड बार आपका कभी लेफ्ट साइड पे होता है, कभी राइट साइड पे, होम पेज पे नहीं होता, आपके किसी पेज पे हो सकता है, अबाउट पेज पे हो सकता है, कॉन्टेक्ट्स पे हो सकता है, किसी पेज पे भी हो सकता है, और होता है, लाजमी होता है वेबसाइट, मोस्ट वेबसाइट्स पे देखा जाता है। ठीक है, साइड बार, हाँ काफी पेजेस पे है। अभी असल में मेरी वेबसाइट भी मेंटेनेंस में मेंटेनेंस कर रहा हूँ, उसको आप दोबारा दें, अपडेट कर रहा हूँ। फुटर, ठीक है, सेंटर, ओके। ये सिंपल मैंने सीमेंटिक टैग लिखे हैं, ठीक है। इनकी जगह पहले डिव इस्तेमाल होता था, अब ये टैग इस्तेमाल होते थे। मैं नाम एक फोल्डर बनाता हूं इसको साइट का, साइट 1, इसका नाम देता हूं इंडेक्स, एंटर कर दिया। सिंपल एक लेआउट है ये, मतलब लेआउट कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने टेक्स्ट लिखा है। अब देखें, अब ये तो आपका एक पेज है। अगर आपने स्टाइल आपने इसमें लिख दिए और आपको बाद में आपके वेबसाइट के अंदर 10 पेज हो गए और आपने कोई भी एक चीज चेंज करनी है तो आपको हर पेज पे आगे चेंज करनी होगी। तो इसलिए हम ये काम करेंगे ही नहीं कि हम इंटरनल स्टाइल बनाएं, हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाएंगे। वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट आप नोटपैड में बनाओ या ड्रीमवीवर में, एक ही बात है, ठीक है। ड्रीमवीवर में बना सकते हो, नोटपैड में बना सकते हो। ड्रीमवीवर तो आपको काफी हेल्प करेगा, आप सब कलर वगैरह भी होंगे। आप यहाँ पे आप CSS पे क्लिक करो और क्रिएट पे क्लिक करो। ये कमेंट है और ऊपर कैरेक्टर सेट है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि जैसे HTML में कमेंट कैसे लगाते थे, हम ऐसे लगाते थे HTML में कि ये कमेंट है। ये कमेंट हम हमारे लिए डिजाइनर और डेवलपर की डॉक्यूमेंटेशन और उसके रीडेबिलिटी के लिए होते हैं। कमेंट उसको कोड को डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं, कोड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए दिए जाते हैं, ताकि हम अगर 1 साल के बाद हम देखें तो हमें पता चले कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था। लेकिन इसमें जो कमेंट दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है, /* और * से क्लोज किया जाता है। अच्छा, बहरहाल इसमें कोई स्टाइल टैग इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे इनलाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है, इंटरनल में स्टाइल टैग इस्तेमाल होता है। इसमें कोई भी आपका टैग, कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं होगा। जस्ट वी हैव टू राइट द स्टाइल्स, मींस रूल इस्तेमाल, रूल लिखने होंगे। हम रूल लिखते जाएंगे और सेव करेंगे। सपोज मैं एक रूल दे रहा हूं, एक स्टार दे रहा हूं, स्टार, ये बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यूनिवर्सल सिलेक्टर मींस फॉर ऑल। इसमें सपोज में जो अगर मार्जिन है तो मैं इसको 0 पिक्सल कर देता हूं। अगर किसी एलिमेंट में अपनी पैडिंग है तो उसको भी 0 कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि मैं P, दिस इज पेरा, या मैं इसमें
किसी भी मेन एरिया में आता हूं मैं इसमें लिख लेता हूं H1, दिस इज हेडिंग, और P दिस इज पैरा। चलो बॉडी से स्टार्ट करते हैं। बॉडी इज द सिलेक्टर। आप एक ही लाइन पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सेपरेट लाइंस पे लिखे तो ज्यादा रीडेबल होगा, मतलब जो भी आप कोड लिखोगे वो ज्यादा रीडेबल होगा। तो हम सेपरेट लाइन लिखते हैं। सपोज बॉडी का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट दे देते हैं, और बॉडी का अपना जो कलर है वो हम ग्रे कर देते हैं, कलर ग्रे, बैकग्राउंड ग्रे। ठीक है। अब दूसरा स्टाइल हम किसके लिए बनाते हैं? सपोज हम हेडर के लिए बनाते हैं। ठीक है, और वगैरह वगैरह सब के लिए। हेडर के लिए हम क्या रखते हैं? सपोज विड्थ इसकी हम रख रहे हैं 100%, हाइट इसकी रख रहे हैं सपोज 200 या 150 पिक्सल, और हम इसका बैकग्राउंड जो है कलर ब्राउन कर देते हैं, और उसके अलावा विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड। ठीक है, ठीक है, हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नेविगेशन का कोड हमने नेविगेशन के लिए टैग लिखा है नेव, सेम हर चीज, इसको हम कम कर रहे हैं। वो भी यूज कराऊंगा नेव, और इसमें रखते हैं हम मेन, सपोज 600 पिक्सल। ठीक है, अब देखें हम इसको नाम देते हैं, कोई भी नाम दे दें। ठीक है, सपोज मैं नाम दे दूं styles.css। जैसे HTML के फाइल .html से सेव होते हैं, और CSS के फाइल .css से सेव होंगे। अब इनको जिस पेज में हमें लिंक करना है वहां पे हम लिंक करेंगे, हेड सेक्शन में आएंगे और एक टैग है लिंक लिखेंगे, रिलेशन देंगे, इसमें लिखेंगे स्टाइल शीट, और उसके बाद हरीफ देंगे, और उसमें हम उसका नाम लिखेंगे styles.css, जो भी नाम आपने वहां पे दिया वो। अब हम इसका चेक करते हैं, रिजल्ट फाइल करते हैं, देखें। ठीक है, ये हमारा जो है वो एक बन गया पैटर्न। अब देखिए इसमें जो अराउंड इसके स्पेसेस हैं, आउटसाइड स्पेसेस हैं, मार्जिन्स वगैरह हैं, तो इसके लिए हम बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो ग्लोबल सेटिंग्स हैं, वो ग्लोबल सेटिंग्स के लिए हम बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपने ग्लोबल सेटिंग्स देनी है, या ग्लोबल सेटिंग्स जो हैं डिफॉल्ट, उन डिफॉल्ट्स को आपने चेंज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सपोज मार्जिन जो है हम इनका 0 पिक्सल कर देते हैं, और P वगैरह में और H1 वगैरह है उनमें अपना पैडिंग भी होता है। किसका मार्जिन? ठीक है, तो देखिए मार्जिन जो था उसका खत्म हो गया। अब अगर आपके बहुत सारे पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप हेडर चेंज करें, हेडर का लोगो भी चेंज करें, हेडर का बैकग्राउंड भी चेंज करें, हेडर का जो सपोज जो सोशल आइकन है वो भी चेंज करें। अब मतलब आपने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। अब अगर फॉर्मेटिंग आप इंटरनेट पे करोगे तो क्या होगा, हर पेज ओपन करोगे और उस पे आके आपने वो चेंजेस करनी है। इससे आपको डबल आपको मेहनत करनी होगी। इसका अल्टरनेटिव तरीका है कि एक्सटर्नल। आपने क्या करना है, अगर कोई भी आपको इस टाइप कहा जा रहा है तो आपको 50 पेजेस पे आके चेंजेस नहीं करनी होंगी। आपको एक ही पेज
यानी स्टाइल शीट, उस पर आके आप चेंजेस करनी होंगी। तो एक बड़ा फायदा होता है एक्सटर्नल का। तो प्रोफेशनल जो वे होता है उसमें भी यही होता है। आप देखें, अगर मैं कोई भी वेबसाइट है, सपोज आप मेरी वेबसाइट का देख लेंगे, कोई भी मैं वेबसाइट अगर बना हुआ है तो उसमें सारा काम फोल्डर्स पे है। ये देखें, मैंने इसका बैकअप डाउनलोड किया हुआ है। ये मेरी जो वेबसाइट है वो होम डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर है पब्लिक HTML, उसके अंदर मेरी वेबसाइट चलती है। ये देखें, मैंने CSS के लिए अलग फोल्डर बनाया है, क्योंकि मेरे पास, आप देखो मेरे पास कितने पेजेस हैं, ये सारे PHP के फाइल हैं। अगर मैं यहां पे ही इसी फोल्डर में ये जो इमेजेस को लाके यहां पे रख दूं, ये इतने सारे इमेजेस हैं, इमेजेस के भी देखें ग्राफिक्स में अलग हैं, लोगोज में अलग हैं, फिर जो है वो इसमें क्या कहते हैं इसको, पैरालिक्स में अलग हैं, हर एक में अलग है। अगर मैं सारे एक ही फोल्डर में जमा कर दूं तो ये हो जाएगा कचरा। अगर वक्त पर पढ़ने पे मुझे कोई एक इमेज चाहिए तो उसको मुझे इतने मतलब 1000 फाइल है, 2000 फाइल हो चुके हैं, अब मैं उनमें से इतनी सारे फाइल में ढूंढूंगा और ढूंढने में मुझे वक्त लग जाएगा। तो प्रॉपर तरीका क्या होता है कि मेक द फोल्डर्स, डिवाइड योर वर्क, अलग अलग करो। CSS के फाइल CSS के फोल्डर में रख दो, इमेजेस में रखो, जावास्क्रिप्ट के फाइल JS फोल्डर में रख दो, मतलब हर एक के लिए अपना अपना फोल्डर बनाओ और उसमें आप रखो। तो आपको अगर CSS का फाइल को चेंज करना होगा तो आपको हजारों फाइल्स को देखना नहीं होगा, उनमें से उनको ढूंढना नहीं होगा। अब वापस CSS फोल्डर में चले जाओ और CSS का फाइल एडिट कर दोगे। ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मेरे एक दो फाइल तो नहीं होंगे, मेरे पास सपोज 5000 फाइल होंगे, 6000 फाइल होंगे। अब 5000 6000 में अगर कोई एक छोटा सा फाइल है उसको मैं एडिट करना चाहूँ, CSS का फाइल है, तो मुझे पूरा फोल्डर देखना होगा अगर मैं ये फोल्डर ना बनाता तो ये प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि आप इस तरीके से काम करें। देखिए मैंने फोन्ट्स यूज किए हैं, वो मैंने अलग फोल्डर बनाया हुआ है। मैंने CVs कलेक्ट किए हैं, उनका भी एक अलग फोल्डर है। जो मेरे पास CV कोई अपलोड करता है तो मेरी जो फोल्डर है CV उसमें आ जाता है। इस तरीके से PHP के फाइल या इमेजेस, ग्राफिक मीन्स सारा काम मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या प्रायोरिटी। अगर आप एक टैग है, एक टैग के लिए सपोज H1 है, H1 के लिए H1 का स्टाइल आपने 3 प्लेसेस पे बनाया। H1 के स्टाइल आपने इंटरनल में भी दे दिए, H1 के स्टाइल आपके एम्बेडेड इनलाइन भी है, H1 के स्टाइल जो है वो आपके एक्सटर्नल फाइल में भी है। तो सवाल ये कि अप्लाई कौन से होंगे। हमेशा ध्यान में रख लें कि जो हायर प्रायोरिटी होती है वो होती है इनलाइन की। असल में इनलाइन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे टैग्स में हमने एक फॉर्मेटिंग दी हुई है, लेकिन कभी कभी छोटे किसी एक टैग में, इंडिविजुअल टैग में हमें कोई फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज करनी होती है तो हम उसमें इनलाइन लिख लेते हैं। लेकिन बहुत कम होता है ऐसा कि हम इनलाइन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि हमें जो इनलाइन स्टाइल लिखना होता है, जो एक्सटर्नल स्टाइल है उनको ओवरराइड करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर आपने एक टैग के स्टाइल लिखे, इनलाइन भी लिखे, इंटरनल भी लिखे और एक्सटर्नल भी लिखे, तो सबसे पहले अप्लाई होंगे इनलाइन। आपका ब्राउजर क्या करता है, जब वेबसाइट को रेंडर करता है सबसे पहले उसके इनलाइन स्टाइल को देखेगा। अगर हैं तो उस फॉर्मेटिंग में उसको डिस्प्ले करेगा इनलाइन में, ना एम्बेडेड पे जाएगा ना एक्सटर्नल पे जाएगा, क्योंकि उसको इनलाइन मिल गए। अगर इनलाइन में उसको स्टाइल नहीं मिलते तो फिर वो जाता है इंटरनल पे। इंटरनल भी स्टाइल ब्राउजर को नहीं मिलते तो फिर जाता है एक्सटर्नल पे। इस वजह से ना इनलाइन लिखे जाते हैं ना इंटरनल। जब ये ना इनलाइन होते ना इंटरनल होते
फिर जो प्रायोरिटी होती है वो एक्सटर्नल स्टाइल की होती है। ठीक है, तो ये तो था कॉन्सेप्ट एक के आपके जो इनलाइन है वो तब यूज होते हैं जस्ट जब आपको ओवरराइडिंग का काम करना होता है। मतलब आपने स्टाइल जो लिखे हैं, एक्सटर्नल स्टाइल लिखे हैं, उनको ओवरराइड करना चाहते हैं आप, तो आप कभी कभी एक से टैग में आप लिख सकते हैं, मतलब इनलाइन लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरनल बहुत कम यूज किया जाता है। इंटरनल तब यूज किया जाता है जब आपको एक मतलब कोई भी आप समझते हैं कि भाई मैं एक ऐसा प्रोडक्ट है उसका स्टाइल लिखूंगा, वो हर पेज पे नहीं जाएगा, बस एक ही पेज पे डिस्प्ले करना है मुझे, एक ही पेज पे वो चाहिए, तो फिर आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल में लिखेंगे तो मतलब और पेज आप रीयूज कर सकते हो। इंटरनल स्टाइल्स जो होते हैं वो उसी पेज पे रीयूज होते हैं उसी पेज पे, और जो एक्सटर्नल स्टाइल होते हैं वो रीयूज होते हैं कंप्लीट वेबसाइट पे। जितने भी आपके पेजेस हैं उन पे आपके स्टाइल रीयूज हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इनलाइन जो होते हैं वो रीयूज नहीं होते। इंटरनल भी होते हैं तो एक्सटर्नल भी होते हैं, लेकिन इंटरनल विद इन पेज रीयूज होते हैं और एक्सटर्नल आपके पूरी वेबसाइट, आप भले हजारों वेब पेजेस हैं, हर पेजेस पे एक ही फाइल एक काम करेगा। ठीक है, तो अब अज्यूम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको मजीद प्रोसीड करते हैं। ये देखें सोर्स कोड इसका और ये स्टाइल इसका। चलो इसका तो आप लेआउट मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं करता। मैं आपको सिर्फ आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं सिलेक्टर्स के बारे में। फिर हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज भी जो है हर एक चीज के लिए अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। अभी अगर देखें मैंने आपको जो प्रॉपर्टी सिखाई वो सिखाए हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, विड्थ प्रॉपर्टी, हाइट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको कराई हैं। अगर सिलेक्टर देखें तो मैंने आपको कहा कि देयर आर 12 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, और हमने कितने टाइप के किए हैं? 1 ओनली। वो आपने देखा कि जो हमने स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए इनके जो एलिमेंट है एचटीएमएल के उनके नाम लिखे हैं। एज इट इज हेडर के लिए हेडर का नाम लिखा हुआ है ऊपर स्टाइल शीट में, नेम के लिए नेम का नाम लिखा है, which we have used the names of tags. So आप देखें कि हमने इसमें टैग्स के नाम लिखे हैं। इसमें 2 टाइप के सिलेक्टर हमने इस्तेमाल किए हैं। एक है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है ग्लोबल सेटिंग्स के लिए, जबकि बाकी सारे एलिमेंट सिलेक्टर हैं। एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब है टैग सिलेक्टर या आप कह सकते हैं टाइप सिलेक्टर। सो मैं लिस्ट एमएस वर्ड में नोट कर लेता हूं। अच्छा, डेफिनेशन तो लिखने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, इनकी समझ गए होंगे कि इनलाइन कहां पे एप्लीकेबल है और इंटरनल कहां पे एप्लीकेबल है और एक्सटर्नल कहां पे एप्लीकेबल है, और इनलाइन का मतलब क्या फायदा है। जैसा आप जस्ट ये एक स्टाइल है वो ओवरराइड करना चाहते हैं तो इनलाइन इस्तेमाल करें, और इंटरनल जो है वो भी अगर आपको मतलब एक ऐसा टैग है जो आप चाहते हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग 2-3 जगहों पे आप उसको डिफर करना चाहते हैं और वो हर पेज पे अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब एक एलिमेंट है, एक ऐसी चीज है जो आपके एक पेज में मौजूद है, तो आप उसका स्टाइल आप लिख लें भले, लेकिन ना यूज करें तो बेहतर है। आप सीखने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीखने में क्या होता है, हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं उसी पेज पे करते जाते हैं, हम ज्यादा मेहनत नहीं करते, भाई सीएसएस अलग हो फाइल अलग हो। लेकिन जब बहुत ज्यादा फाइल हो जाते हैं तो वहां पे ना इनलाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना भी एक समझे कि बेवकूफी है, तो इंटरनल भी इस्तेमाल करना बेवकूफी है। लेकिन मैं जब सिखाता हूं तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं इंटरनल पे काम कराता हूं, क्योंकि मुझे इतना काम तो कराना ही होता, मुझे तो एक दो एग्जांपल कराने होते हैं तो वो मैं इंटरनल पे ही करा लेता हूं। लेकिन जब आप वेबसाइट बनाओ तो कभी भी इंटरनल या इनलाइन को इस्तेमाल नहीं करोगे, कोशिश करोगे कि हर काम आप अलग सीएसएस के फाइल में करो। और जावास्क्रिप्ट में भी यही है, जावास्क्रिप्ट में भी अलग फाइल बनाए जाते हैं। हालांकि जावास्क्रिप्ट भी सीएसएस की तरह इनलाइन लिखी जाती है, इंटरनल लिखी जाती है और एक्सटर्नल,
लिखी जाती है, उसकी कोई पोजीशन नहीं है। जैसे इसकी तो पोजीशन है, हेड सेक्शन, उसकी तो पोजीशन ही नहीं है कोई, कहीं पे भी आप यूज करो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की कोई। लेकिन अगर एक्सटर्नल बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो हमने एक कंसेप्ट ये सीखा कि व्हाट इज सीएसएस रूल, या हमने ये देखा कि व्हाट इज सीएसएस सिंटैक्स। सीएसएस सिंटैक्स क्या है, मीन सीएसएस के का तरीकेकार क्या है, सीएसएस का ग्रामर क्या है, सीएसएस का वे क्या है, मीन हाउ वी कैन यूज द सीएसएस स्टाइल। सीएसएस स्टाइल में जो होते हैं वो रूल होते हैं, रूल के अंदर सिलेक्टर्स और डिक्लेरेशन हैं। कस्टमर पूछते हैं कि आप एक्सटर्नल बनाएंगे तो इंटरनल बनाएंगे? नहीं, कस्टमर का इसके, अब कस्टमर बेचारे ने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं होगा तो उसको क्या पता कि वो सीएसएस होता क्या, एचटीएमएल होता क्या, उसको ये थोड़ी पता होता है। बहुत कम कस्टमर होते हैं जो मतलब आईटी से रिलेटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे क्लाइंट जो ज्यादा ये नहीं कहते कि फलां टेक लो, ये करो वो करो। ज्यादा कभी कभी कहते हैं कि वर्डप्रेस पे काम करके दो, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना के दो, ठीक है, तो वो कहते हैं, बाकी और रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। वर्डप्रेस से हमारे कस्टमर साइड बहुत आसान होता है, कस्टमर उसको खुद अपडेट कर सकता है, ठीक है। और जो HTML क्योंकि वर्डप्रेस उसको आ जाएगा आसानी से, कस्टमर को भी उसको थोड़ा आप बताएंगे ना तो वो खुद अपडेट कर सकता है। लेकिन अगर आपने HTML या PHP पे बनाई हुई वेबसाइट तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर को नहीं आएगा और उसको अपडेट नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा कस्टमर्स की ये डिमांड होती है कि हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए, मोस्ट कस्टमर्स की। अच्छा सर, वर्डप्रेस भी प्लेटफॉर्म है ना? वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है, एक प्लेटफॉर्म है, एक एनवायरनमेंट है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। ड्रीमवीवर टाइप है। जैसे ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर है, ऐसे CMS वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वर्डप्रेस जो होता है वो आपके साइट पे चलता है और ड्रीमवीवर आपके साइट पे नहीं चलता। ड्रीमवीवर एक एडिटर है, जबकि वर्डप्रेस आपका वेबसाइट का सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट के अंदर चलता है। यानी हम कह सकते हैं वेबसाइट हमारे उसके अंदर चलती है और ऑनलाइन जो लाइव होती है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट चलती है। बराबर। अब देखें CSS का रूल हमने देखा, ये CSS का रूल है, और ये हमने CSS के रूल का एक एग्जांपल देखा कि एक मिसाल के तौर पे CSS का रूल एक हमने लिखा, ये एग्जांपल 1, दिस इज द रूल। एग्जांपल 2 हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। एक बॉडी का रूल बनाते हैं, एक सपोज यूनिवर्सल बनाते हैं। मैं इनमें काफी तरीके से लिखूंगा, लेकिन आपको बाद में समझाऊंगा कि मैंने क्या किया, मैं कर क्या रहा हूं असल में। एक एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमने दिया स्टार, सेपरेट लाइंस पे लिखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सहूलत होगी। सपोज मार्जिन जो है, अगर है ऑलरेडी तो वो हम उसका खत्म कर देते हैं 0 पिक्सल। तो ये एक एग्जांपल है सिलेक्टर का, सॉरी रूल का। तो ये जो रूल मैंने लिखा है, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, रूल लिखे हैं, मीन दे आर द एग्जांपल्स ऑफ रूल्स। सो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि सम एग्जांपल्स ऑफ CSS रूल्स बी। ये एक रूल है, ये अलग बात है, ये अलग बात है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें सिलेक्टर कौन सा है तो आप कहेंगे एस्टेरिस्क इज द सिलेक्टर, एस्टेरिस्क इज द सिलेक्टर एंड इट इज द यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर अप मींस यूज्ड फॉर ग्लोबल सेटिंग्स, ग्लोबल मींस फॉर ऑल। द सेकंड एग्जांपल इज H1, ये एक एग्जांपल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सिलेक्टर कौन सा है तो आप क्या कहेंगे, H1 सिलेक्टर है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें मैंने कितनी डिक्लेरेशंस इस्तेमाल की हैं तो 2। मैं आपसे पूछूं कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की हैं तो हाँ, कलर और बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैं एक ऐसा काम करता हूं कि मैं यहां पे मैं एक ऐसा सिलेक्टर बना, बॉडी को भी सपोज मेंशन कर लेते हैं,
बॉडी भी सिलेक्टर है। बॉडी का कलर आपने ग्रे सपोज व्हाइट कर दिया और इसका बैकग्राउंड जो है आपने सपोज जो है वो ग्रे कर दिया। अब मैं हैश ये एग्जांपल्स हैं सिलेक्टर्स के, रूल के, नॉट सिलेक्टर बट रूल। इन रूल्स के अंदर हमने कुछ सिलेक्टर्स को यूज किया है। फर्स्ट रूल के अंदर हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज किया है। सेकंड सिलेक्टर में हमने एक टैग सिलेक्टर इस्तेमाल किया है, यानी टैग का नाम हमने डायरेक्ट दिया है। थर्ड में भी हमने टैग सिलेक्टर इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि फोर्थ में हमने हैश सिलेक्टर इस्तेमाल किया है। और ये जो हैश वाले सिलेक्टर होते हैं इनको हम कहते हैं आईडी सिलेक्टर। मैंने नाम भी लिखा है आईडी, इसको आईडी सिलेक्टर कहा जाता है। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। दूसरा जो मैंने सिलेक्टर बनाया है लास्ट एग्जांपल नंबर 5 में, इस रूल के अंदर मैंने क्लास सिलेक्टर इस्तेमाल किया है। ठीक है, डॉट के साथ मींस क्लासेस जो है वो हम डॉट से बनाते हैं। देखिए, अगर जैसे टैग में तो आपने देखा कि टैग HTML के टैग्स को हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी अगर आप HTML के टैग्स की सेटिंग्स कर रहे हैं तो आप टैग का नाम लिखें। लेकिन कभी कभी ऐसे पार्ट भी होते हैं वेबसाइट के अंदर जिनका टैग से कोई ताल्लुक नहीं होता, या फिर ये होता है कि हम एक ही टैग के मतलब एक टैग है मेनी टाइम्स, मतलब मल्टीपल मर्तबा आया हुआ है, हर जगह पे उसके स्टाइल डिफरेंट देने, या एक कुछ ऐसे स्टाइल है जो कि हमें मतलब मल्टीपल चीजों में रखने हैं। मीन्स कंसेप्ट क्या है? एक तो पॉइंट ये है कि आपका टैग स्पेसिफिक सिलेक्टर स्टाइल नहीं है, मीन्स जो जिस स्टाइल का ताल्लुक किसी टैग से नहीं है। जैसे आपके पास वेबसाइट है मोबाइल सेल्स की, मोबाइल आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, उसमें आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास आईफोन की प्रोडक्ट्स हैं। आईफोन में आप चाह रहे हो कि मैं जो सिल्वर प्रोडक्ट है उसकी अलग स्टाइलिंग दूं, जो मेरे पास जो सपोज ग्रे प्रोडक्ट्स हैं, यानी कलर्स होते हैं इनमें आईफोन्स में, तो उनका कुछ अलग स्टाइल्स हो, और जो मेरे पास जो है आईफोन में व्हाइट जो कलर है उसका अलग जो है स्टाइल हो, मतलब जो व्हाइट प्रोडक्ट्स हो। तो जाहिर सी बात है इन प्रोडक्ट्स के लिए कोई टैग नहीं है, कोई टैग नहीं है ना, है। तो यहाँ पे आपके टैग नेम है ही नहीं, तो वहां पे आप आईडी सिलेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके टैग नहीं है वहां पे आप आईडी सिलेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। आप अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, आप एक टीचर हैं, आप कह रहे हो मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, आपने या आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो और ऑनलाइन जो है वो आप सपोज जो है वो ट्यूशन दे रहे हो और 4-5 सर्विसेज दे रहे हो। आप चाह रहे हो कि मैं सर्विसेज जो मेरी हैं उनकी अलग फॉर्मेटिंग दूं, जो मेरे कॉन्टेक्ट है उनको अलग फॉर्मेटिंग दूं, मेरे एड्रेसेस की अलग फॉर्मेटिंग हो, ठीक है, और मेरी गैलरी हो उसकी अलग फॉर्मेटिंग हो। अभी इनकी भी कोई टैग नहीं है, तो वहां पे आपके आईडी और क्लास यूज होंगे। या एक स्टाइल है, मतलब स्टाइल ए है, मिसाल के तौर पर मैंने नाम दिया ए स्टाइल, ये आप कई टैग्स पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई हेडिंग्स वंस हैं, कई पैराग्राफ्स हैं, कई डिव्स हैं, उन पे उस स्टाइल को अप्लाई करना है। मीन्स मल्टीपल टैग्स पे आपने एक ही स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। और ये भी है कि सपोज जैसे आपने H1 का अगर स्टाइल बनाया तो अगर एक ही स्टाइल होगा ना, एक ही स्टाइल हो गया H1 का। कभी कभी हम चाहते हैं कि अगर 5 H1 है, एक H1 का कुछ और स्टाइल हो, दूसरे H1 का कुछ और स्टाइल हो,
दूसरे H1 का कुछ और स्टाइल हो, तो जाहिर सी बात है वहां पे आपके ये काम नहीं आएंगे टैग सिलेक्टर। जो आपने लिखा H1 का कलर ये, आपने ये लिखा H1 कलर रेड, अब हर H1 रेड में आएगा, लेकिन आप ये नहीं क्या करें, आप एक H1 का कलर येलो करना चाहते हैं, दूसरे का ब्राउन, दूसरे का ग्रीन, दूसरे का पिंक, तो भी आप ये टैग सिलेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए आपकी आईडी और क्लास। तो फॉर जनरल पर्पस वी यूज क्लास एंड आईडी, ठीक है, जनरल पर्पस के लिए हम जो आईडी ये इस्तेमाल करते हैं, और फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ टैग वी यूज टैग नेम। टैग नेम जो होते हैं इनको हम एलिमेंट सेलेक्टर भी कहते हैं, टाइप सिलेक्टर भी कहते हैं और टैग सिलेक्टर भी कहते हैं। तो प्रैक्टिकली और टेक्निकली आईडी और क्लास में कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। तो फिर ये दो क्यों बनाए गए? यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये कोई रेस्ट्रिक्शन है कि हम आईडी पे कुछ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और क्लास पे नहीं अप्लाई कर सकते, नो, मर्जी है। जो काम आईडी कर सकता है वो काम क्लास भी कर सकता है। फर्क सिर्फ क्या है हमारे अंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि एक वेबसाइट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, हम ये अगर ऐसे एलिमेंट हैं जो यूनिक हैं उनके लिए हम आईडी यूज करते हैं। मतलब एक सिंगल पार्ट ऑफ वेबसाइट है, उसको आपने स्टाइल देना है तो आप उसके लिए आईडी बना सकते हो। अगर आईडी कोई भी देखेगा डिजाइनर को कहेगा यार ये यूनिक कोई पार्ट होगा वेबसाइट का, उसके लिए इसने आईडी बनाया है। क्लास फॉर जनरल कैटेगरीज, फॉर जनरल ग्रुप ऑफ आइटम्स पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है वो क्लास के जरिए होती है, क्योंकि अब काम तो सेम है, आप हर काम जो आईडी के साथ कर सकते हो क्लास के साथ भी कर सकते हो। अब ये मिसाल के तौर पे एक ही वेबसाइट पे हमजा भी काम कर रहा है, अब्दुल रहमान भी काम कर रहा है, सारे काम कर रहे हैं एक ही वेबसाइट पे, तो जाहिर सी बात है इनको एक दूसरे को समझाना कैसे होगा, मतलब वो कैसे इसको समझेगा अब्दुल रहमान के जो मिसाल के तौर पे मुइज ने लिखा है वो क्या लिखा है। तो अगर वो देखेगा आईडी लिखेगा, मतलब एक क्या है स्पेसिफिकेशन है, ये एक स्टैंडर्ड है कि आप यूनिक चीजों के लिए आईडी लिखो और जो जनरल ग्रुपिंग है, जनरल कैटेगरीज हैं, जनरल क्लासेस हैं, एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं, उनके लिए आप क्लासेस बनाओ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, हमें डिजाइनर्स को आसानी होती है समझने में, कोड को रिकॉग्नाइज करने में हमें आसानी होती है कि हमने क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा, मैंने तीनों टाइप्स पढ़ा लिया, आपको लिंक भी कराया। अब मैं एक नया जो है वो HTML पेज बनाता हूं और इसमें मैं इंटरनल पे काम करता हूं और मैं आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। अब मैं सर्विसेज के लिए मैं डब्बे बना रहा हूं। अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा कि मुख्तलिफ डब्बे बने हुए होते हैं, मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर्स वगैरह होते हैं जिनमें आपके इमेजेस डिस्प्ले हो रहे होते हैं, वीडियोस होते हैं या कोई चीज होती है, या कोई उसके प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा होता है, या कोई एनिमेटेड चीज होती है, या कोई फ्रेम होता है, मतलब जो है वो कोई चीज होती है। अब मेरे पास तो बॉक्स के लिए कोई टैग है नहीं, तो मैं इसका आईडी बना लेता हूं। मैं इस बॉक्स का विड्थ 200 पिक्सल करता हूं और हाइट, हाँ एक गलती की हुई हमने, लाजमी स्टाइल टैग हम लिखेंगे और क्लोज करेंगे। हमने कंट्रोल बॉक्स 1, हाइट सपोज 200 पिक्सल और बैकग्राउंड फिलहाल हम कलर देने बाद में आपको इमेज भी बताता हूं कैसे रखेंगे। सपोज बैकग्राउंड में इसका बॉक्स का जो है वो ऑरेंज कर लेता हूं, कलर में इसका ब्लैक करता हूं और बॉर्डर भी दे देते हैं इसका सपोज 3 पिक्सल
सॉलिड कलर का मैं आप जो है वही बार देता हूं और कलर में इसका दे देता हूं ग्रीन। अब आईडी अगर आपने बनाई है तो आईडी कैसे की जाएगी, div id इज इक्वल बॉक्स। हाँ, बॉक्स 1 div। थ्री ये बॉक्स आपका जनरेट हो गया। इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर मैं इसका शेडो देना चाहूँ तो मैं इसका शेडो भी दे सकता हूँ, बॉक्स शेडो। सपोज मैं बॉक्स शेडो इसका दे रहा हूँ 200 नहीं, इसको 10 पिक्सल ये, और डिस्टेंस, स्ट्रेच और कलर जो है हम इसका ग्रे करते हैं। CSS में यूनिट्स के साथ px यूज करना होता है। ठीक है, बॉक्स शेडो भी आ गया। तो जाहिर सी बात है बॉक्स के लिए कोई भी टैग नहीं था, मैंने इस वजह से आईडी को यूज किया है, लेकिन मैं आईडी की जगह क्लास को भी यूज कर सकता था। मैं अगर क्लास यूज करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, दो चेंजेस करनी होंगी। एक तो इसमें डॉट लगाना होगा और यहाँ पे आईडी की जगह क्लास लिखना होगा। ठीक, अगर आप अभी चलाएंगे तो ये आपका डिस्प्ले बॉक्स नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर क्लास बनाया है तो यहाँ पे आप क्लास कीवर्ड के जरिए उसका नाम लिखोगे। अगर आईडी बनाया तो आईडी कीवर्ड लिखेंगे। सेम वर्क, नो डिफरेंस। इसी तरीके से ये कंसेप्ट था आईडी का और क्लास का। मैं इसको आईडी बना लेता हूं और नीचे में कुछ और भी और क्लास बनाता हूं। आईडी 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 बिल्कुल। और यहाँ पे ये देखिए हमने आईडी सपोज सर्विसेज के लिए हम सेम कोड कॉपी कर लेते हैं उसका। ठीक है, लाजमी नहीं है, मतलब सर्विस का आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं, सपोज हम चाहते हैं कि सर्विसेज का जो है विड्थ हो मिसाल के तौर पे 80% या 100% हो, और इनका जो हाइट हो वो मिसाल के तौर पे 300 पिक्सल हो, और बैकग्राउंड कलर ना हो बल्कि बॉर्डर हो, कितना बॉर्डर हो, आप सपोज 4 पिक्सल हो। बॉर्डर इज द प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग बॉर्डर फॉर एलिमेंट। इसके अंदर आप 3 वैल्यू देंगे। बॉर्डर इज द प्रॉपर्टी एंड देयर आर 3 वैल्यूज। ठीक है, फॉर बॉर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये 4 पिक्सल है ये थिकनेस है, बॉर्डर विड्थ है, थिकनेस भी कह सकते हैं, बॉर्डर विड्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली बॉर्डर विड्थ है। देन आपके पास जो सेकंड पैरामीटर है वो होता है बॉर्डर का स्टाइल। स्टाइल आपके पास काफी ऑप्शन है। कौन से? मैं यहां पे अगर सॉलिड लिखूंगा, मैं क्या करता हूं, थोड़ा और भी बढ़ा लेता हूं, सॉलिड सपोज ब्लू। तो ये जो मेरा सर्विस है उसकी सेटिंग हमने ये रखी है। हम इस पे प्रोडक्ट पे बाद में आते हैं। हम लिखते हैं div क्लास इज इक्वल सर्विस। सपोज मैंने लिखा सर्विस 1, क्योंकि मल्टीपल सर्विसेज के लिए आप उसी को यूज कर सकते हो।
जब भी आपको सर्विस की जरूरत पड़ेगी आप क्या करोगे, इस सर्विस को कॉल कर लोगे। हमने क्या लिखा हुआ है ऊपर, सर्विस ओनली, ठीक है। तो अंदर आप डिस्क्रिप्शन में आप क्या भी लिखना चाहें, कमेंट्स पे आप क्या लिखना चाहें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसको पहले रिजल्ट देख लेते हैं। ओके, ये 100% का एक डब्बा बना है। मेरे पास बॉर्डर देने के काफी जो है वो ऑप्शन है, स्टाइल है बॉर्डर के। तो दिस इज थिकनेस, जितना आप बढ़ाओगे उतना बॉर्डर की थिकनेस बढ़ेगी, यानी बॉर्डर की जो विड्थ है वो बढ़ेगी। अब मैं 10 पिक्सल मैंने कर दिया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसकी विड्थ 100% से 800 पिक्सल पे लेके आते हैं। 800 पिक्सल का मतलब है तकरीबन 80% हो गया ये इस स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है। तो ये सॉलिड है। मेरे पास और कौन से ऑप्शन है, यहां पे मैं इसको सॉलिड की जगह डॉटेड भी कर सकता हूं। बॉर्डर की जो स्टाइल होगा ये डॉट होगा, डॉटेड बॉर्डर बनेगा। आप सॉलिड और डॉटेड की जगह आप डैशड भी लिख सकते हैं। ये 3 स्टाइल हो गए, सॉलिड, डॉटेड, डैशड। बाय डिफॉल्ट सॉलिड से 1 बॉर्डर आ रहा है, अगर हमें डबल बॉर्डर करना है तो हम यहां पे डबल भी लिख सकते हैं। अब जो बॉर्डर का स्टाइल आएगा वो आएगा डबल। डबल की जगह हम यहां पे इसको इनसेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, एक हमारा हो गया सॉलिड, डॉटेड, डैशड, ठीक है, डबल, इनसेट और आउटसाइड नंबर 6, आउटसाइड नंबर 6। यहां पे असल में प्रोजेक्ट में थोड़ा मसला है, रिजल्ट सही नहीं आ पा रहा होगा, आपके पास सही आ रहा होगा, ठीक है। आउटसाइड, आउटसाइड नंबर 7 है। आप यहां पे स्पेस देंगे तो ये स्टाइल यहां पे भी आ जाएंगे। ग्रूव है, रिज है, ठीक है। तो यहां पे सपोज ग्रूव, आया फर्क, रिच, इसी तरीके से इनके मार्जिन भी हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि बाहर वाला स्पेस, यानी कोई भी बॉक्स है, कोई भी एलिमेंट है, उसके आउटसाइड वाला जो एरिया है वो खाली एरिया होता है, उस खाली एरिया को मार्जिन कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जाहिर बात है अगर मार्जिन आप देंगे तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर बॉक्स 1 का लेफ्ट मार्जिन देने का मतलब होता है कि बॉक्स 1 को आगे कर देना, यानी बॉक्स 1 फ्रॉम लेफ्ट राइट ये तरफ बढ़ेगा। तो अब देखें, सपोज में मार्जिन, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है मार्जिन सेट करने के। मैं जिससे मैंने बॉर्डर सेट किया है, कंप्लीट चारों तरफ से बॉर्डर मैंने सेट कर लिया। मैंने जो बॉर्डर दिया, एक ही प्रॉपर्टी से मैंने बेसिकली 4 बॉर्डर सेट करे। टॉप बॉर्डर भी सेट किया है, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट और राइट, 4 बॉर्डर्स मैंने एक ही प्रॉपर्टी से सेट किए हैं। इसी तरीके से यानी ये एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी का हम इसको कहते हैं, बॉर्डर की शॉर्टकट प्रॉपर्टी है ये। वैसे अलग अलग भी है, बॉर्डर लेफ्ट भी है प्रॉपर्टी है, बॉर्डर राइट प्रॉपर्टी, बॉर्डर बॉटम और टॉप।
और उनके भी अलग अलग है, तकरीबन 20 प्रॉपर्टीज है बॉर्डर की। कितनी है? 20 प्रॉपर्टीज है बॉर्डर सेट करने की। मार्जिन अगर देखा जाए तो मार्जिन में आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से एक शॉर्टकट है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों तरफ से मार्जिन देना चाहते हैं और आप चारों अलग अलग नहीं देना चाहते, एक ही मार्जिन चारों तरफ से देना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है मार्जिन, सिर्फ मार्जिन। मिसाल के तौर पे मैं ये जो व्हाइट येलो बॉक्स है उसके चारों तरफ से मैं मार्जिन देना चाहता हूं। मीन्स मैं टॉप मार्जिन 10 पिक्सल, बॉटम मार्जिन 10 पिक्सल, लेफ्ट मार्जिन 10 पिक्सल, बॉटम राइट मार्जिन 10 पिक्सल। यानी ये प्रॉपर्टी बेसिकली इट सेट्स द 4 साइडेड मार्जिन्स। चारों तरफ से मार्जिन सेट हुआ। आप देखिए बॉटम से भी मार्जिन आ गया, राइट से भी मार्जिन आया है, लेफ्ट से भी मार्जिन आया और टॉप से भी मार्जिन आया है। मार्जिन मींस आउटसाइड एरिया, जिस पे आपके कंटेंट डिस्प्ले नहीं होते उनको मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन पे यानी हमारे वेबसाइट का कोई भी जो कंटेंट है वो नजर नहीं आता, डिस्प्ले नहीं होता, खाली एरिया होता है, वो खाली एरिया। ठीक है, उस खाली एरिया को मार्जिन कहा जाता है जो कि बाहर होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जैसे बाढ़ है, इसके अंदर वाला हिस्सा भी है, अंदर वाला भी हिस्सा, मतलब एक तो बार्डर के बाहर वाला स्पेस मार्जिन है, बार्डर है, बार्डर के बाद एक आप हिस्सा दे सकते हो, बार्डर के बाद अभी अगर देखा जाए तो क्या है, कंटेंट है। हम कह सकते हैं कि येलो बॉक्स को अगर मैं देखूं, मैं एक्सप्लेन करूं, तो मैं कह सकता हूं मार्जिन, इसमें मार्जिन है, बॉर्डर है और कंटेंट है, 3 चीजें हैं। लेकिन एक चौथी चीज भी है, टेबल में मेरे पैडिंग पढ़ा है ना, पैडिंग भी है, पैडिंग भी है इसमें बीच में। तो अभी जो हमने जो प्रॉपर्टीज सेट की हैं वो इसमें मार्जिन है, बॉर्डर है और इसका कंटेंट है। ठीक है, मीन्स ये कंपोनेंट है इस बॉक्स के। देयर आर बॉर्डर, margin, then border, then content. Three components of this box. But there is also a fourth component, which is padding. Padding is the space between content and border. आप देखें, इसमें content box 1 लिखा है, but there may be an image, video, iframe, object, कोई फाइल, कोई बैनर, कोई मार्क्यू, कोई भी चीज आप लिख सकते हो, बिकॉज इट इज कंटेंट। कंटेंट एंड बॉर्डर, इनके दरमियान जो फासला होता है इसको पैडिंग कहा जाता है। सेम जैसे मार्जिन का शॉर्टकट तरीका है, चारों तरफ से मार्जिन आपने सेट करना है, सिंपल मार्जिन लिखो और उसका वैल्यू लिख लो, चारों तरफ से मार्जिन सेट हो जाएगा। लेकिन आपको अलग अलग भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तब यूज होती है जब आपको मार्जिन लेफ्ट अलग देना है, मार्जिन राइट अलग देना है, मार्जिन टॉप अलग देना है, मार्जिन बॉटम अलग देना है, तब। लेकिन अगर आपको एक ही देना है तो सिंपल मार्जिन और पैडिंग अगर देना है तो पैडिंग। मैं लिखता हूं पैडिंग और वी नीड ऑल पैडिंग, सपोज 20 पिक्सल, मीन्स ये पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम पैडिंग के वैल्यू सेट करेगा ये पैडिंग। ये देखें, मीन्स देखें बॉक्स 1 जो था कंटेंट था और जो बॉर्डर था उनके दरमियान फासला आया, टॉप से फासला आया, लेफ्ट से फासला आया, बॉटम से फासला आया और लिहाजा इसकी साइज भी बड़ी हो गई, क्योंकि बॉक्स की साइज जो होगी वो इसकी एक्चुअल साइज प्लस आप इसके पैडिंग्स और बॉर्डर्स मिलके इसकी साइज बनाते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल साइज है इसकी ये है। तो बहरहाल मैं इसको कंटिन्यू कराता हूं, मैं इसी को कॉपी करता हूं। अब आपका कस्टमर है, आपको कस्टमर कह रहा है कि
इसका नाम देते हैं हम बॉक्स 2। सेम, हर चीज सेम है, लेकिन मुझे इनलाइन बनाना है अगर इनको, तो मैं फ्लोट प्रॉपर्टी या डिस्प्ले प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूं। पहले हम देखते हैं इनको। मैंने इसका नाम दिया बॉक्स 2 कंट्रोल एस, देन बॉक्स 2। ठीक है, सेम कोड है। मैं चाह रहा हूं कि ये ऐसे डिस्प्ले हो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि डिव है ना, डिव लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि डिव पी h1 h2 और आपका जो है br और ये जो मतलब टेबल है, ul है, li है, दे आर ऑल ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिकॉज दे डिस्प्ले ऑन न्यू लाइन्स ऑलवेज, but some are the elements which display on same line, like font a, img, input, text area, they are all inline elements. उनको अलग अलग लाइंस के लिए हम br या p का इस्तेमाल करते हैं। सो हम इसमें क्या करेंगे, जब जब आपको किसी बॉक्स को इनलाइन बनाना है, मींस हमारे पास CSS में एक बड़ी अच्छी बात है कि हम जो एलिमेंट्स हैं जो इनलाइन है उनको ब्लॉक लेवल बना सकते हैं, और जो ब्लॉक लेवल है उनको हम इनलाइन बना सकते हैं। अब मेरे पास डिव एक ब्लॉक लेवल है, मुझे वो ब्लॉक लेवल नहीं चाहिए। डिव आई लाइक डिव टू बी अ इनलाइन, सो आई कैन राइट हियर फ्लोट लेफ्ट या राइट। ये फिर डायरेक्शन होती है कि आपने लेफ्ट से जाहिर करना है इनको या राइट से जाहिर करना है। box 1, then box 2, को बाद में देखते हैं। हमने क्या लिखा था? फ्लोट लेफ्ट। हमने एक गलती की, हमने दो इसमें तो लिखा, ऊपर वाले में नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर वाला जो है वैसे भी फ्लोट लेफ्ट। अब आपका कस्टमर आया, आपको कहता है कि मुझे ये बॉक्स चाहिए, एज चाहिए, सेम साइज में चाहिए, लेकिन मुझे इसका बॉर्डर नहीं चाहिए और कंटेंट का जो स्पेस है ये भी खत्म कर दो, बाकी हर चीज सेम रहे। अब ये हम करते हैं। अगर इसका पेडिंग मना किया जा रहा है और इसका बॉर्डर भी मना है, सपोज ये बॉक्स शेडो वगैरह सारी चीजें इसको नहीं चाहिए, इसको जीरो भी कर दें तब भी हो जाएगा। हाँ, जीरो बिल्कुल। अब देखें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि बॉक्स 1 की विड्थ क्या है, 200 पिक्सल, एंड हाइट क्या है, ठीक है। बॉक्स 2 की विड्थ क्या है और हाइट, दोनों की इक्वल साइजेस है, विड्थ भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। तो फिर जब मैंने इसको कॉल किया बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को, तो इनमें फर्क क्यों आ रहा है? जब ये 200 पिक्सल 200 का 200 है, सो मीन्स ये भी 200 पे 200 है, तो ये भी 200 से, मीन्स दे आर इक्वल साइज बॉक्सेस, साइज ऑफ दीज बॉक्सेस इज इक्वल। बट हमेशा जो एलिमेंट होता है उसकी एक्चुअल साइज के साथ साथ
जो उसकी पैडिंग है और बॉर्डर है वो मिलके उसकी साइज बनाते हैं। तो एक होती है आपकी एक्चुअल साइज और एक होती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम कहेंगे विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। विड्थ इज इक्वल, जो विड्थ होगी वो क्या होगी, मैं यहां पे लिखता हूं एक्चुअल विड्थ प्लस लेफ्ट और राइट बॉर्डर, यानी इसका मतलब है लेफ्ट बॉर्डर प्लस राइट बॉर्डर। अब जाहिर बात अगर नहीं होगा तो वो तो नहीं होगा इसके विड्थ में एड, अगर आपके लेफ्ट और राइट बॉर्डर हैं तो वो इसमें ऐड होंगे। इसी तरीके से आपका जो लेफ्ट पैडिंग है, लेफ्ट पैडिंग प्लस राइट पैडिंग, ये इसमें ऐड होंगे। इस तरीके से जो इसकी हाइट बनेगी वो इसकी ऐसे बनेगी एक्चुअल हाइट, यानी वो हाइट जो आपने खुद रखी है, प्लस टॉप बॉर्डर बॉटम बॉर्डर टॉप पैडिंग प्लस बॉटम पैडिंग। मीन्स ये एक फार्मूला है इसके विड्थ और हाइट को कंट्रोल करने का। सो इन फार्मूलास को देखकर अगर मैं इसकी विड्थ देना चाहे बॉक्स 2 की, बॉक्स 2 को हम इक्वल बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, अब देखें बॉक्स 2 नहीं, मार्जिन प्लस नहीं होता, बस ये चीजें प्लस होती है साइज में। मीन साइज इज अफेक्टेड बाय द पैडिंग्स एंड बॉर्डर्स, ठीक है। हाँ, तो अब मैं सपोज बॉक्स 2 को इक्वल बनाना चाहता हूं उसके, तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर नहीं देना चाहता, पैडिंग नहीं, साइज इंक्रीज होगी। तो साइज कैसे इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी आप इसको देख लें, उसमें 46 विड्थ है और 46 हाँ मुश्तबा, हाँ सही कह रहा है। परसेंटेज क्यों, ये क्या लिखा है, पिक्सल है। देखो दिखा है ना, विड्थ क्या बनेगी, विड्थ बनेगी एक्चुअल इसकी जो विड्थ आपने दी है वो प्लस लेफ्ट पैडिंग, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग। पहले आप इसकी जो विड्थ है वो मैच करोगे, इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है इसकी, बॉक्स 1 की बात कर रहा हूं, 200। एक्चुअल विड्थ कितनी है 200, लेकिन एक्चुअल विड्थ के साथ साथ जो लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर और पैडिंग है वो मिलके इसकी एक दूसरी विड्थ बनती है, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल विड्थ आपने रखी है वो उसके साथ लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ये पैडिंग वगैरह मिलके उसकी विड्थ बना देते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ, तो अब आप मुझे बताओगे कि कितनी विड्थ है इसकी, बॉक्स 1 की विड्थ कितनी है, 23 बढ़ेगी, विड्थ 246 बॉक्स 1। अब देखो विड्थ आप कैसे बता सकते हो कि विड्थ जो है 200 विड्थ है, पैडिंग और बॉर्डर प्लस का। हाँ, अब पैडिंग कितना है,
पैडिंग 20 है तो 40 पिक्सल ये ऐड कर दो, 40 पिक्सल होंगे ना, ठीक है। 20 लेफ्ट को 20 राइट को, 40 पिक्सल कितना होगा 240, 240। बॉर्डर कितना है बॉर्डर 3, तो मतलब लेफ्ट और राइट 3, ठीक, कितने हो गए 246, ठीक है। तो बिल्कुल ये एक्यूरेट कैलकुलेशन है। 246 जो है वो इसकी वेट बनी, टोटल वेट। और इस तरीके से क्योंकि हाइट और विड्थ सेम है तो लिहाजा जो हमारी 46 एक्स्ट्रा आएगी वो पैडिंग और बॉर्डर की वजह से। हाँ, तो अब इसको अगर बॉर्डर नीचे वाली बॉक्स को हम बॉर्डर नहीं देना चाहते तो हमें सिंपल क्या करना होगा इसमें, ठीक है। अब इसका विड्थ और हाइट इक्वल हो गया, ठीक है। सपोज हम इसको अगर हाइट नहीं देते, हाइट सेम देते हैं, विड्थ हम, क्योंकि यहां पे हमें नजर नहीं आएगा 246 पिक्सल। अब इसकी विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है, ठीक है। देखिए हाँ, नजर क्लियर आ रहा है कि हाइट और विड्थ दोनों कम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें आप सपोज 10 पिक्सल का अगर इजाफा कर लेते हो, या अभी तुमने आगे बॉर्डर वगैरह सीखना है, पैटर्न के बारे में भी सीखना है, मार्जिन के बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ प्रॉपर्टीज, बेटा इसको इसका नाम देते हैं सपोज txt1, ठीक है, txt1, और एक दूसरा देते हैं txt2। टेक्स्ट को फॉर्मेट करें आप txt, आप कोई भी बैकग्राउंड दे दें, सपोज बैकग्राउंड जो है वो हम दे देते हैं बैकग्राउंड रेड, और टेक्स्ट का कलर जो है ग्रीन। विड्थ हाइट नहीं रख रहे इसमें, इसके फॉन्ट हैं, आप यहां से फॉन्ट को दे सकते हो, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेरिएंट है, जिसमें आप ये करते हो कि स्मॉल कैप्स में हो या ना हो। div क्लास या div या p कर देते हैं, क्योंकि अभी बेसिकली क्या है, div और p में यहाँ पे फर्क नहीं होगा, हालांकि div और p में थोड़ा फर्क है, अगर हाँ फर्क होगा, जो div की अपनी जो पैडिंग वगैरह है वो नहीं होती, और p की अपनी पैडिंग वगैरह भी होती है, मतलब div हैज नो फॉर्मेटिंग। जब div एज एन एक इनलाइन एलिमेंट, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जिसको अपनी फॉर्मेटिंग नहीं है, p भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पेरा बनाता है और इसकी अपनी फॉर्मेटिंग होती है, दिस इज पेरा 1। txt1 की फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, txt1,
जब फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है तो उसका अफेक्ट आपके आगे दूसरे एलिमेंट से भी पहुंचता है, तो उसको क्लियर करना होता है हमें। ठीक है, क्लियर, बाकी आगे आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको एक को क्लियर करना होगा। ठीक है, तो आप देखें टेक्स्ट जो है वो किस केस में है, स्मॉल कैप्स में है, मतलब स्मॉल कैपिटल लेटर जो होते हैं उनमें है। ठीक है, आप इसको नॉर्मल में भी कर सकते थे, और भी बहुत सारे टेक्स्ट के हैं फॉन्ट। स्ट्रेच मींस स्ट्रेच कितना हो, एक्सपेंडेड हो सपोज। फॉन्ट स्टाइल मतलब इटैलिक वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे टेक्स्ट से होते हैं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट हाई, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट जस्टिफाई, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट एम्फेसिस, टेक्स्ट डेकोरेशन, सब टेक्स्ट डेकोरेशन करते हैं, ब्लिंक। जस्टिफाई करने के लिए टेक्स्ट को ओवरलाइन, अंडरलाइन, सब अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडर, ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। यानी स्ट्राइक हिट होगा, ठीक है, जब स्ट्राइक होता है आप इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सेम क्लास में हमने स्ट्राइक थ्रू को इस्तेमाल किया हुआ। एक और भी लिंक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता हूं मैं आपको, मेरे ख्याल में लिंक्स कराया भी था मैंने, ये ओवर वगैरह। तो देखें बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो मैंने इसमें एक आईडी, बल्कि ये आईडी सिलेक्टर है, इस रूल के अंदर ये एक रूल बनाया मैंने, दिस इज कंप्लीट रूल। मैंने हाईलाइट जितना भी पार्ट किया है, दिस इज रूल। इस रूल के अंदर बॉक्स 1 इज द सिलेक्टर, और ये जो है नीचे जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो लाइंस लिखी हैं ये डिक्लेरेशन हैं। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन। तो मतलब सीएसएस के रूल में एक पार्ट है सिलेक्टर और दूसरा पार्ट है डिक्लेरेशंस। सिलेक्टर आपका आईडी सिलेक्टर हो सकता है, आपका क्लास सिलेक्टर हो सकता है, आपका टैग का नाम हो सकता है, और डिक्लेरेशन में आपके प्रॉपर्टी और उसके वैल्यू होते हैं। विड्थ प्रॉपर्टी, हाइट प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी, मार्जिन प्रॉपर्टी, पैडिंग प्रॉपर्टी, फ्लोट प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा था ए टैग है, यानी ए की हम फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं,
तो हमने ये टाइप सिलेक्टर है, जैसे हमने H1 बॉडी ये लिखा, ऐसे ये सपोज हम चाहते हैं कि जो ए हो उसका बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर होता है, लेकिन हमें उसका कलर वाइट चाहिए। सपोज आप देखें, अगर मैं कोई भी लिंक बनाता हूं और लिंक अगर मैंने अपने लैपटॉप में वो नहीं ओपन की, तो उसका कलर सपोज ठीक है, ए हरीफ इज इक्वल www.msn.com। अब MSN का मैंने लिंक दे दिया, MSN, ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं। और अगर अभी मैं इसको देखूं तो पहले तो चेक करते हैं कि इसका कलर कौन सा है, आया हुआ है ब्लू कलर है ना। अगर मैं जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को अगर लिखूंगा ना, तो वो मैं विजिट कर चुका हूं वैसे। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, इसको प्रोटोकॉल भी देना होता है, इसका प्रोटोकॉल लाजमी है, HTTP, ठीक है, इसमें भी ये देना होगा। अब देखिए आर्ट्स ऑफ राइटिंग सॉल्यूशंस ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसका कलर जो है वो पर्पल है, जबकि इसका कलर MSN का ब्लू है। तो इनके आप कलर दे सकते हैं कि जो न्यू लिंक्स हों उनका कलर वाइट हो या उनका कलर कुछ और हो। मिसाल के तौर पर जो न्यू लिंक्स बने उनका कलर जो होना चाहिए, सपोज उनका कलर ऑरेंज होना चाहिए। अब लिंक्स जो भी लिंक होंगी उनका कलर ऑरेंज होगा। अब देखें लिंक ऑरेंज बन चुके हैं, दोनों लिंक ऑरेंज हैं, चाहे आपके विजिटेड हों चाहे आपके एक्टिव हों, चाहे हर लिंक का कलर यही हो गया। सपोज अंडरलाइन है, हम अंडरलाइन खत्म कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन। अब हम चाहते हैं कि ए एक्टिव, अब ये देखें जो ए एक्टिव है ये कुछ और सिलेक्टर है। ए एक टैग का नाम है, ए इज सिलेक्टर एंड दिस इज ए सेपरेट सिलेक्टर। सिलेक्टर के अंदर हमने एक सिलेक्टर लिखा है। ये जो सेकंड सिलेक्टर है एक्टिव, ये बेसिकली सोडो एलिमेंट कहलाता है, सोडो एलिमेंट। तो सोडो क्लास होते हैं, सोडो एलिमेंट होते हैं, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्टिव इज द, एक्टिव का मतलब जब हम क्लिक करें तो उसका कलर कौन सा हो। सपोज हम चाह रहे हैं जब हम क्लिक करें तो इनका कलर ग्रीन होना चाहिए। अब जब मैं लिंक को क्लिक करूंगा कलर ग्रीन हो जाएगा उसका। ए जो है आप जो विजिट कर चुका हूं उसका कलर, सपोज इसका कलर होना चाहिए aqua। ए होवर यानी माउस का ओवर, मतलब ये देखें टैग के नाम है। जैसे ए होवर है, आप विजिटेड तो जाहिर सी बात है लिंक होती है, एक्टिव तो आपकी लिंक होती है, या एक्टिव आपका कोई भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपका इनपुट एलिमेंट भी हो सकता है। तो जो चीज एक्टिव है, एक्टिव के लिए आप स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्टिव ले सकते हो। और होवर जिस भी एलिमेंट को आप चाह रहे हो ओवर इफेक्ट देना चाहते हो उसके लिए आप ये लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे आप TR को ओवर देना चाहो आप लिखो TR:ओवर। बॉक्स को ओवर देना चाहो तो आप लिखो बॉक्स:ओवर। ठीक है, आप देखें मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं जब ओवर हो तो उसका बैकग्राउंड जो हो वो हो जाए पिंक। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक हो और टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो। टेक्स्ट डेकोरेशन पहले नन क्या हुआ है, सपोज हम चाह रहे हैं अंडरलाइन आ जाए, तो ये बेसिकली सोडो एलिमेंट आप देखें विजिटेड लिंक aqua में है और बाकी जो लिंक है वो ऑरेंज में है। और जब मैं माउस ओवर करूंगा तो एक तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा और दूसरा ये कि वो अंडरलाइन भी हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, तो अब देखें हैं दोनों पे आ रहा है।
प्रोजेक्टर पे आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है? हाँ, तो ये एक्टिव विजिटेड होवर जिनमें एक कोलन है, ये सोडो एलिमेंट कहलाते हैं। जिनमें 2 कोलन होते हैं उनको सोडो क्लास कहा जाता है। ये सोडो एलिमेंट है, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए एक दूसरा एग्जांपल आपको मैं ओवर का करा लेता हूं। सपोज ये एक बॉक्स है, बॉक्स 1। हम चाहते हैं कि अगर बॉक्स 1 पे मैं माउस ओवर करूं तो सपोज इसमें क्या चेंजेस आए। आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप यहां पे लिखें होवर। अब हर वो जो ऊपर आपने कोड लिखा है ना, या जितनी भी आपको प्रॉपर्टी आती है ओवर पे आप वो लगा सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल लिखते हो वैसे ओवर पे लगा सकते हो। सपोज ओवर पे हम लगा रहे हैं, इसका कलर चेंज कर रहे हैं। सपोज ओरिजिनल कलर है इसका ऑरेंज, लेकिन हम चाह रहे हैं जब ओवर करें तो इसका बैकग्राउंड होना चाहिए ब्लू। बार्ड क्या है इसका? बार्ड ग्रीन है, ठीक है, ब्लू ओके रहेगा। अब जब मैं इसको ओवर करूंगा बॉक्स 1 को, एक मिनट, बॉक्स वन आईडी, हाँ आईडी आएगा इसमें और इसमें बॉक्स 1 आएगा। अब जब मैं और कर रहा हूं देखो कलर उसका ब्लू हो रहा है। इसी तरीके से सपोज मैं चाह रहा हूं विड्थ हाइट भी बढ़े, तो हम सपोज विड्थ हाइट अभी जो है इसकी 200 है, हम सपोज 220 पिक्सल कर देते हैं। क्योंकि बॉर्डर में हम चेंजेस नहीं करें, बॉर्डर तो वैसे का वैसा रहेगा स्टैटिक। 220 पिक्सल जो है या 30 पिक्सल जो है वो इसमें हम इजाफा कर रहे हैं विड्थ और हाइट में, जूम हो जाए। जब हम ओवर करेंगे तो ये जूम होगा कितना, अब देखें, ठीक है। तो आप इनके कलर्स भी चेंज कर लेते हैं, कर सकते हैं कलर वाइज। अब टेक्स्ट होगा वह वाइट हो जाएगा, ब्लैक से वाइट हो जाएगा। देखें ओवर हो रहा है तो टेक्स्ट भी वाइट हो रहा है। आप किसी पे भी ये जो ओवर इफेक्ट है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। काफी इमेजेस जो होते हैं, सपोज आप चाह रहे हो बॉक्स 2 कलरफुल है, सही है, लेकिन जब माउस ओवर आ जाए तो वो ग्रे बन जाए। डॉट बॉक्स 2 नहीं, बॉक्स 2 कोलन ओवर। बहुत सारी ओपेसिटी आप कम कर सकते हो। इसका ओपेसिटी और कलर के बारे में आगे सीखेंगे। मैं इसमें सपोज फिल्टर इस्तेमाल करता हूं, फिल्टर ग्रे स्केल करना चाह रहा हूं मैं, 100% ग्रे स्केल कर रहा हूं। अब होगा कि जब बॉक्स 2 को आप ओवर करोगे तो वो ग्रे हो जाएगा, उसका बॉर्डर उसकी तमाम चीजें वो ग्रे बन जाएंगी। देखें जब माउस ओवर करें तो ये ग्रे बन रहा है। अगर इस पे बॉर्डर भी होता तो वो भी ग्रे हो जाता, ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए। तो ये काफी इमेजेस पे इफेक्ट्स बने हुए होते हैं, आप देखेंगे। अच्छा, मैं सपोज इस पे जा रहा हूं कि जो txt1 है इस पे अगर करूं ओवर तो ये थोड़ा धुंधला हो जाए, इसका बैकग्राउंड txt1 ओवर। अब धुंधला कैसे करेंगे? वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इसमें एक तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं, ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है? 0 से 1 तक वैल्यू आता है उसका। 1 का मतलब होता है कि आपका ये फुल ओपेक होता है 1, और 0 मतलब फुल ओपेसिटी में होता है। 1 करेंगे तो इस पे ओवर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको 0 कर दूं, 0 और 1 के दरमियान आपको वैल्यू देना होता है, जितना आप ओपे करना चाहते हैं उसको उतना। जब मैंने माउस ओवर किया तो ये गुम हो रहा है। क्यों गुम नहीं हो रहा? ये है यहां पे, लेकिन बेसिकली क्या है कि इसकी ओपेसिटी, अब ओपेसिटी का मतलब शीशे जैसा बनाना। अगर बैकग्राउंड कोई होगा ना, टेक्स्ट वगैरह इसके बैकग्राउंड में होगा, या कोई आपका बैकग्राउंड इमेज है वो भी नजर आएगा। ओपेसिटी ये होता है कि आपके शीशा ग्लासेस ट्रांसपेरेंट होते हैं, वैसे ओपेसिटी पे भी आप जो है चीजों को ओपेक ट्रांसपेरेंट बना सकते हो।
तो मैं 0.8 या 5 कर देता हूं, मैं 5 कर देता हूं। जब आप ओवर करेंगे तो ये देखें उसकी ओपेसिटी कम हो रही है। हाँ, लाइट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट वगैरह। अब आपको मैं एक सिंपल असाइनमेंट दे देता हूं। आपको इमेजेस जो है ना वो गैलरी बनानी है। गैलरी मतलब गैलरी में क्या होगा, अब जैसे मैंने पहले गैलरी बनाई थी डेफिनेशन लिस्ट के जरिए, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, डेफिनेशन लिस्ट में गैलरी थी, कोई लिंक्स में गैलरी थी, लिस्ट में गैलरी थी। अब आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर केसेस को इस्तेमाल करके, हालांकि मैंने अभी इतना नहीं पढ़ाया, अभी मैं नेक्स्ट क्लास से आपको इनकी मजीद जो सेलेक्टर्स की टाइप पढ़ाऊंगा और डिक्लेरेशन पढ़ाऊंगा। आज मैंने ओवरव्यू दे दिया, मैंने पैटर्न नहीं पढ़ाया। मैंने पैटर्न का आपको सिर्फ बताया ये पैटर्न ऐसे होता है, मार्जिन ऐसे होता है। ठीक है, आप इनको एनिमेशन में आप इस्तेमाल करोगे, आप इनको ट्रांजिशन में इस्तेमाल करोगे तो आपको आपके इफेक्ट जनरेट होंगे। ठीक है, आपका इमेज है, उसका यहां पे कैप्शन है, मतलब नाम है। जब दूसरा इमेज एक छोटा सा एग्जांपल मैं करा देता हूं। थक तो नहीं गए ना? फ्लोट प्रॉपर्टी की जगह डिस्प्ले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लोट प्रॉपर्टी हमने किसके लिए इस्तेमाल किया था? इनलाइन को ब्लॉक लेवल बनाने के लिए और ब्लॉक लेवल को इनलाइन बनाने के लिए। अभी जो फ्लोट हमने यूज किया था वो ब्लॉक लेवल को इनलाइन बनाया था। div was the block level element, हमने उसको इनलाइन बनाया। ये सेम काम डिस्प्ले के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्ले जो होता है ना वो थोड़ा इनहांस्ड है, उसमें ज्यादा चीजें हैं। मींस आप उस पे आपको जो कंट्रोल है वो ज्यादा है, और फ्लोट में आपके पास कंट्रोल नहीं है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हमें जो क्या कहते हैं इसको, डिस्प्ले है वो आपको ज्यादा कंट्रोल देता है और फ्लोट आपको कंट्रोल नहीं देता। मैं एक बॉक्स बनाता हूं, ये विड्थ स्टाइल क्लोज है, 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, और विड्थ हाइट बैकग्राउंड दे देते हैं कोई भी कलर। बैकग्राउंड में आप इमेज रखना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करो, URL लिख के आप यहां पे एड्रेस लिख लो। ठीक है, जैसे 1.jpg। अब मेरे पास तो है नहीं इमेज, मैं एक सैंपल बता रहा हूं जस्ट। मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूं ताकि अगर बैकग्राउंड ना हो तो कलर भी अप्लाई हो। कलर को कौन सा दे देते हैं, सपोज रेड कलर दे देते हैं। टेक्स्ट का कलर आप अपनी मर्जी से दो। ये बॉक्स 1 है, विड्थ हाइट बैकग्राउंड रेड और वगैरह वगैरह। हम इसको कॉल करते हैं div class is equal box 1, box 1 हमने इसको हम लिखते हैं box 1। इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट 1, सपोज प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, ओ मेरे ख्याल में स्टाइल बंद नहीं है या कोई, तभी तो प्रोडक्ट 1। अब देखो मैं एक बॉक्स बनाता हूं, बॉक्स 2, ये इसका डिटेल होगा, मतलब ये बॉक्स 2 बेसिकली बॉक्स 1 के बारे में होगा, या मैं इसका सपोज नाम देता हूं डिटेल्स।
बॉक्स 1 अज्यूम करते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट एंड उसकी डिटेल जो है वो डिटेल्स क्लास में है। डिस्प्ले नन, यानी नजर ना आए। आगे हम इसका मजीद कंट्रोल सीखेंगे। विड्थ इसका सेम हो, हाइट इसका सेम हो, ठीक है। और बैकग्राउंड आप कोई भी रख दो, सपोज ग्रे कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर येलो कर देते हैं। लेकिन फर्क क्या है, ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब देखो डिस्प्ले नहीं होगा, सपोज मैं इसी में इसको यूज करता हूं, प्रोडक्ट 1 में div क्लास इज इक्वल box2। ये देखें, एक बाहर एक आउटर डिव है और एक इनर डिव है। डिटेल्स खैर वो स्पेल आप खुद सेट कर लेना। और दूसरा ये box2 सही है। तो क्या दूं? बॉक्स 2 में जो आपने ऊपर दिया है डॉट डिटेल्स है ना? अच्छा डॉट डिटेल दिया हुआ है, box2 नहीं दिया। अच्छा डिटेल्स। हाइट। अब मैं अगर देखूं इसका रिजल्ट, अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं आएगा। कुछ एक सिर्फ सिंपल बॉक्स बना होगा। ये प्रोडक्ट 1 div क्लास इज इक्वल box1 div box1। ये क्या नाम लिखा है, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं मैं इस पे ओवर करूं तो वो डिटेल वाला बॉक्स नजर आए। अब इसका कलर जो है वाइट कर लेते हैं। एक इसमें इशू क्या होगा, पोजीशन का इशू होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन हाँ, हम चाह रहे हैं कि ये किस में लिख रहे हैं, डॉट box1 डिटेल। ये देखें, क्योंकि डिटेल को मैं box1 के अंदर लिख रहा हूं, तो मैंने लिखा कि जो box1 के अंदर डिटेल है उसकी सेटिंग ये हो। वैसे आप नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटेल वैसे भी आएगा, लेकिन ये उसकी मैंने डिटेल लिखी है। ठीक है, box1 के अंदर डिटेल ये हो, ये कब डिस्प्ले हो, डॉट box1 कोलन ओवर। तो इसका जो डिटेल हो उसके स्टाइल सेट करते हैं। क्या स्टाइल करते हैं कि डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक या डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले टेबल, मीन्स मुख्तलिफ डिस्प्ले के, मतलब मैंने आपको कहा कि फ्लोट से ज्यादा कंट्रोल है इसका। मैं जब इसको ओवर करूंगा तो देखिए इसका जो डिटेल्स वाला है वो इसके अंदर ही डिस्प्ले होता है। अब हम आगे ये सीखेंगे इसको हम आगे पीछे कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बॉक्स के अंदर आपका दूसरा एक बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड हटा दूं, मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड हटा देता हूं मैं, तो आपका उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। उसकी आप विड्थ हाइट अपनी मर्जी से कंट्रोल करें। और अब क्या होगा, सिर्फ उसका डिटेल देखें, मैं माउस ओवर करूं तो उसका टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। काफी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें जब इमेज या कोई बॉक्स होता है, प्रोडक्ट्स होती हैं, उन पे माउस ओवर किया जाता है तो उनका बाद में उनका डिटेल ट्रांजिशनल एनिमेशन में या किसी तरीके से डिस्प्ले हो रहा होता है, स्लाइड हो जाता है। तो ये तो हम जाहिर सी बात है आगे हमारे पास हैं ऑप्शन क्लासेस, उनमें हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ईमेल कर देता हूं।